नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th हिंदी पर बात करने वाले हैं। स्पेशली हिंदी में हम लोग हिंदी इलेक्टिव पर बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रश्न संख्या 1 पर प्रारंभ करते हैं और प्रश्न संख्या 1 में हम लोगों को एक बहुत बड़ा जो है गद्यांश दिया गया है। ठीक है, इस गद्यांश को आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ोगे। ठीक है, मैं इतना लंबा गद्यांश को नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो इसीलिए मैं आप लोगों को सिर्फ आंसर को समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों का यदि पहला प्रश्न पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में संपूर्ण मानव जाति किससे त्रस्त है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तनाव से। आगे प्रश्न पर पूछा जा रहा है कि कुदरत का अनमोल उपहार क्या है। यदि हम लोग कुदरत का अनमोल उपहार पर बात करें तो वो है हंसी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, बेखौफ होकर हमें किसका आदान प्रदान करना चाहिए। तो बेखौफ होकर हम लोगों को जो है वो मुस्कुराहट का आदान प्रदान करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, जिसमें पूछा जा रहा है कि तनाव से दूर कैसे रहा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोगों का 4 ऑप्शन है। तो इसका आंसर पर से बात करते हैं, किताबें पढ़कर, संगीत सुनकर और ध्यान करके। तो ये सभी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, देखिए उसके बाद फिर आप लोगों को एक कविता दिया गया है। ठीक है, पद्यांश दिया गया है, एक कविता का पद दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, और मैं इसका आंसर को आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, हम लोगों को कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि किसका आह्वान कर रहा है। ठीक है, तो इस पर यदि हम लोग बात करें तो कवि जो है नव यौवन का आह्वान कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कवि विश्व को क्या दिखाने की बात कर रहा है। तो यदि बात करें तो कवि जो है विश्व को तरुणाई दिखाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 7, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में किस प्रकार के भाव निहित है। ठीक है, तो किस प्रकार के भाव निहित है, तो इसका आंसर हो जाएगा देशभक्ति का। आगे हम लोगों को प्रश्न पूछा जा रहा है कि देशवासियों को कहाँ से आमंत्रण मिल रहा है। तो देशवासियों को यदि हम लोग बात करें तो प्रत्येक दिशा से आमंत्रण मिल रहा है। ठीक है, देखिए उसके बाद फिर यदि हम लोग खंड ख में आए तो इसमें अभिव्यक्ति और माध्यम में दिया गया हम लोगों को किस यहाँ पर दिया गया है संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इसके हिसाब से हो जाएगा आप लोगों का। तो यहाँ पर हम लोगों का जो है कि संकेताक्षरों, उत्पादों की, दृश्यों की और ध्वनि की, ये सभी हो जाएगा। जैसे यहाँ दिया गया इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर होना चाहिए था इनमें से सभी। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न पर तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि किसी लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके उसको पढ़ने योग्य बनाना क्या कहलाता है। ठीक है, तो उसको पढ़ने योग्य बनाना कहलाता है संपादन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि PTI क्या है। तो यदि हम लोग PTI का यदि बात करें तो PTI है समाचार एजेंसी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि समाचार लेखन में निम्नांकित में से किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का संपादक मंडल का। अगला प्रश्न है हमारे पास कि विद्यालय में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन में किसे संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो यदि हम लोग विद्यालय में देंगे तो प्रधानाचार्य को संबोधित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का वॉच डॉग पत्रकारिता। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 15, जिसमें पूछा जा रहा है कि संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं जनसंचार। आगे प्रश्न है कि मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो मल्टीमीडिया का यदि हम लोग बात करें तो मल्टीमीडिया का उपयोग होता है शिक्षा में, व्यवसाय में और चिकित्सा एवं विज्ञापन में। तो इसमें सभी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 17 में पूछा जा रहा है हिंदी का पहला समाचार पत्र सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ। तो हिंदी का पहला यदि समाचार पत्र का यदि बात किया जाए तो ये कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का पत्रकार का। ठीक है, आगे यदि हम लोग खंड गौ का यदि बात करें
तो इसमें भी हम लोगों को एक पद्यांश दिया गया है, ठीक है। इस पद्यांश को आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, लाइन बाय लाइन, और उसके बाद फिर हम लोग इसका आगे प्रश्न पर हल करेंगे। जैसे कह रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है। यदि हम लोग प्रस्तुत पंक्तियों का यदि बात करें जो दिया गया है हम लोगों को, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो पद हम लोगों को दिया गया है, इसके कवि है कौन, तो इसके कवि जो है वो है कबीर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि अरे इन दोहुन रहा न पाई में किन धर्मों के लोगों का वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का हिंदू मुस्लिम का। आगे प्रश्न है हमारे पास कि हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं परंतु किसके पैर तले सोते हैं, ठीक है, तो किसके पैर तले सोते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का वैश्य का, ठीक है। आगे प्रश्न बताया जा रहा है कि खाला का अर्थ होता है, तो खाला यदि पूछे तो खाला का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मौसी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि कबीर के पदों में किन व्यंग पर किस पर व्यंग किया गया है, ठीक है। तो यदि हम लोग इस पर बात करें तो इस पर व्यंग किया गया है कि बाह्यांडर और धार्मिक कुरीतियाँ, ठीक है, बाह्यांडर और धार्मिक कुरीति, इन दोनों पर, तो इसीलिए इसका 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि खेल में श्री कृष्ण हार जाते हैं पर जीतता कौन है, तो खेल में यदि बात करें तो श्री कृष्ण हार जाते हैं और जीतते सुदामा है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि तुलसीदास किस काल के कवि है, तो तुलसीदास का यदि बात किया जाए तो यह भक्ति काल के कवि है, ठीक है। अगला प्रश्न है झहरी झहरी झीनी बूंद है परती मानो में झहरी झहरी में कौन सा अलंकार है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का पुनरुक्ति प्रकाश्य, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न पत्र जिसमें पूछा जा रहा है कि महादेवी वर्मा किसका त्याग करके अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दे रहे हैं, ठीक है। तो यदि इसका आंसर पर बात करें तो इसका आंसर निद्रा, आलस्य और सपनों की दुनिया, ये तीनों हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं जो है, ये हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे यदि बात करें प्रश्न पर हम लोग, तो यहाँ पर हम लोगों को और एक गद्यांश दिया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो हम लोगों को गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आप पढ़ोगे, ठीक है, लाइन बाय लाइन, और उसके बाद फिर हम लोग आंसर पर बात करते हैं, ठीक है। आंसर पर यदि बात करें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है, तो ये गद्यांश का यदि हम लोग बात करें तो ये गद्यांश जो है वो खाना बदोश का है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि गद्यांश के अनुसार मजदूरों की संख्या कितनी है, तो यदि गद्यांश के अनुसार बात करें तो मजदूरों की संख्या है 30, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव और सुकिया कौन है, और यदि मानव और सुकिया का बात करें तो ये दोनों है मजदूर है। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि खाना बदोश कहानी में भट्टे का ठेकेदार कौन है, तो भट्टे का ठेकेदार जो है वो है असगर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उसकी माँ कहानी के लेखक नौकर के हाथ में किसका कार्ड देकर थोड़ा घबरा गए, तो यदि बात करें इसका आंसर तो इसका आंसर हो जाएगा पुलिस सुपरिटेंडेंट के। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बलिया के ददरी मेले में भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो विषय दिया, ठीक है। तो यदि इसका आंसर पर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा भरतेंदु हरिश्चंद्र ने, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 34 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि ज्योतिबा फूले ने आदर्श परिवार किसको माना है, तो ज्योतिबा फूले ने आदर्श परिवार माना है उसको जिसमें पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटा मुसलमान और बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, ठीक है। आगे यदि बात करें हम लोग प्रश्न पर कि जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि खानाबदोश कहानी में महेश को किसकी लत लग गई, तो महेश को यदि बात करें तो महेश को शराब की लत लग गई, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि दोपहर का भोजन कहानी के मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के का नाम क्या है, ठीक है, तो उसका नाम है प्रमोद। आगे प्रश्न है हमारे पास कि भाभी ने गोपाल की चोरी छिपे सिगरेट पीते कहाँ देखा था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गैलरी में, ठीक है। प्रश्न संख्या 38 में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर हम लोगों को पूछा जा रहा है कि मकबूल ने ऑयल कलर की
ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन कौन सी किताब बेच दी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का भूगोल और इतिहास का किताब। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे लिए कि आवारा मसीहा उपन्यास किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है। ठीक है, तो आवारा मसीहा उपन्यास का यदि बात करें तो ये जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि शरत चंद्र के ननिहाल में किस बात का निषेध था। तो यदि इसका बात किया जाए आंसर पर तो शौक पालना। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।